नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि क्या झारखंड में कानून के इकबाल पर सवाल खड़ा हो गया है? आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए कि दुनिया में जितनी मेरी सीमित समझ कहती है कि भैया चार तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग जो कुछ नहीं करते वो हमारे जैसे पत्रकार बन जाते हैं। दूसरे तरह के लोग, चूंकि आज सिर्फ युवाओं की बात हो रही है, युवा इधर भी है, युवा हर तरफ रहेगा। मैं आगे बताऊंगा कि हमारे पैनलिस्ट कौन कौन है, तो मैं बात उसी लेवल में कर रहा हूं। जो कुछ नहीं करते वो मेरी तरह पत्रकार बन जाते हैं, ठीक है। या फिर जो बहुत कुछ करना चाहते हैं वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पावर है। पूरे के पूरे जिले का मालिक अगर कोई होता है तो वो आईएएस अधिकारी ही तो होता है। या फिर तीसरी पंक्ति में वैसे लोग आते हैं जो कुछ बदलाव चाहते हैं और वो राजनीति की तरफ की दिशा ले लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो विधायक भी बनते हैं, लोगों की सुनते भी हैं, लोगों की देखते भी हैं, और फिर उन्हीं बातों को, देखी सुनी बातों को, फील की हुई बातों को सदन में ले जाके रखते हैं कि भाई यहां पर ये कमियां हैं। और चौथे लोग ऐसे होते हैं जो कि बालू माफिया बन जाते हैं। और सिर्फ बालू माफिया क्या, मैं तो कहता हूं कि बाकायदा कानून तोड़ने वाले लोग बन जाते हैं। आज इन्हीं चारों लोगों की बातचीत होगी और ये चारों बातें होंगी डंके के चोट पर। तो बात शुरू करने से पहले मैं गढ़वा का एक वाकया बता देता हूं। गढ़वा में बंशीधर नगर के एसडीएम है आलोक जी। आलोक जी की पहली पोस्टिंग है आईएएस है। हुआ कुछ ऐसा कि इनकी पहली पोस्टिंग को लास्ट पोस्टिंग बना देने की तैयारी थी। जोशीले आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। बालू के खनन की इनको बार बार शिकायत मिल रही थी, तो ये गए बालू का खनन रोकने के लिए। पर मजाल देखिए, एक एसडीएम आईएएस लेवल का आदमी इनकी गाड़ी को कुचल देने की तैयारी थी उस ट्रक से जो बालू लदा भाग रहा था। और ये तो एसडीएम थे, तो ये सबको पता चल गया। मैं आपको बता रहा हूं, आप आम आदमी हैं, रात 8 बजे के बाद रांची छोड़िए, आप रांची, गढ़वा, सरायकेला, जमशेदपुर, दुमका, इन किसी भी जिले के सड़क पर निकल जाइए, ये शूशा भागते ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे, भागते हाईवा मिल जाएंगे, और उनमें लोड रहता है बालू। ये इंसान की जान को जान नहीं समझते। जहां पर चेक नाका निकलता है वहां पर बस एक हाथ बाहर आता है, वहां से एक लाल रंग का नोट निकलता है और फिर शू चेक नाका भी पार कर जाता है। सबसे पहले गढ़वा में क्या हुआ है इसे दिखाते हैं। हमने एक रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। ये हैं आलोक कुमार, एसडीएम हैं गढ़वा बंशीधर नगर के, आईएएस अधिकारी हैं और इनकी पहली पोस्टिंग ही यही है। लेकिन बालू माफिया इनकी पहली पोस्टिंग को ही आखिरी बना देने की तैयारी में थे। वो तो किस्मत ने साथ दे दिया तो ये बच गए। एक बार फिर सुनिए एक एसडीएम के मुंह से कि कैसे उन्हें बालू भरा ट्रक बस कुचलने ही वाला था। मेरे गार्ड के द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, तो इन लोगों ने गाड़ी रोका भी नहीं। फिर हम लोगों ने चेस किया, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और इनको किसी चीज का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। अगर वो लोग ऐसा एसडीएम के साथ कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर वेरी पावरफुल। तो सर ये लोग अपनी गाड़ी को कुचलना चाह रहे थे क्या? कुचलना, हाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जब देखा इनको, पहले हमारे गार्ड ने रोका, ये लोग रुके नहीं, फिर हमने इनको पीछा किया तो ये लोग साइड भी नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट आप एसडीएम हैं, इसलिए आप तक हम पहुंच गए और आप वो खौफ हमें और हमारे द्वारा ही जनता और सरकार तक पहुंचा दे रहे हैं। वरना ये बालू माफिया किस कदर बेखौफ हैं, बालू भरे ट्रक के नीचे न जाने कितने लोग आते हैं और मामला आया गया हो जाता है। एसडीएम साहब भी कबूल कर रहे हैं कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि बंशीधर नगर से यूपी तक बालू की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, बेखौफ हो रही है, और एसडीएम साहब इसी को रोकने पहुंचे थे। बहुत शिकायतें मिल रही थी कि इलीगल बालू गढ़वा से यूपी भेजा जा रहा है, ओवरलोड भेजा जा रहा है और कुछ बिना चालान के भी भेजा जा रहा है। तो इसी के आलोक में मैंने कल रेड किया और उसमें काफ़ी ट्रक पकड़े गए हैं। इनफैक्ट नगर उटारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 से ज़्यादा ट्रक पकड़े गए हैं। पकड़ने के बाद उसको हमने डीएमओ साहब को सौंप दिया है। वो जांच करके वो अगर चालान लेके चल रहे हैं तो चालान लीगल है कि नहीं है, और ओवरलोड लेके चल रहे हैं तो कितना ओवरलोड लेके चल रहे हैं, उसके बेसिस पे जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो की जाएगी। कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली कि एसडीओ साहब जब
बाड़ू ट्रक को रोकने का की कोशिश कर रहे थे, नहीं तो कुछ ट्रक वाले बदमाशी किए हैं, इसकी भी जांच हम लोग करा रहे हैं। और जो इसमें संबंधित अगर दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कानून के इकबाल पर सवाल, एसटीएम को भी मारने से बालू माफिया को गुरेज नहीं। जब एसटीएम को मारने की कोशिश तो आम लोगों की हस्ती ही क्या, कानून को ठेंगे पर रखते हैं बालू माफिया। बालू माफिया के पीठ पर किसका हाथ? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सरकार और प्रशासन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष पांडे की रिपोर्ट। कमाल की बात है ना। देखिए, आप जब जन्म लेते हैं उसके बाद घर वाले सपना देखते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा। क्यों? आईएएस के पास पावर होती है। कहा जाता है कि अगर देश का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई होता है तो वो होता है यूपीएससी, और उस एग्जाम से क्वालिफाई करने के बाद आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं या फिर इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हैं। जब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो आप कईयों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं, लेकिन फिर आते हैं बालू माफिया, जो आपके इस पावर को भी कुछ नहीं समझते। मतलब एसडीओ कह रहा है कि बहुत पावरफुल लोग हैं, तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। मेरे साथ विधायक अमित मंडल मौजूद हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि देखिए, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, एक मेरे तरह के, एक आपके तरह के, एक एसडीएम साहब जो बोल रहे थे उनके तरह के, और एक वो जो कुचलने की कोशिश कर रहे थे एसडीएम साहब को। वो 4 तरह के लोग हैं। सबसे पहले विधायक अमित मंडल, इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देता हूं कि आपने जनता के हित की बात को देखते हुए ये डिबेट आज यहाँ शुरू की है, जो कि काफ़ी अहम डिबेट है। सिर्फ गढ़वा के लिए नहीं, संथाल परगना और पूरे राज्य में जिस हिसाब से बालू माफियाओं का खौफ है, उसको देखते हुए ये डिबेट जो आज हुआ है वो काफ़ी, मुझे लगता है, सकारात्मक पहल न्यूज़ 11 का है। इसलिए मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देता हूँ जी। जैसा कि आपने कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, जो माफियागिरी करते हैं, जो विधायक होते हैं, आप जिसको राजनीतिक दल से भी जोड़ सकते हो, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और जो आम जनता होती है। आम जनता का सिर्फ इतना ही एक्सपेक्टेशन है ब्यूरोक्रेट से, विधायिका से, कि उनकी ज़िंदगी आसान से सरल तरीके से चले, बेखौफ चले, कहीं कोई गुंडागर्दी ना हो, आराम से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। इसको चेक करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका आती है, जिसमें एसडीएम साहब ने जो कानून संगत कार्रवाई है वो किया, लेकिन उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि बालू माफिया ने उनके साथ किस तरह से जानलेवा हमला करने का काम किया। उसके बाद राजनीतिक दल के लोग आते हैं। राजनीतिक दल के लोग वैसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अगर अच्छे से काम करे तो इन सब में लगाम लगाया सकते हैं। चाहे ब्यूरोक्रेट्स गलत कर रहा है, चाहे बालू माफिया गलत कर रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर पॉलिटिकल विलनेस की कमी हो जाती है, विलिंगनेस की कमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक तत्व के लोग होते हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि आपराधिक तत्व के लोग, माफिया किस्म के लोग पे अंकुश लगाने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार विफल रही है, जिसका ये परिणाम हुआ है कि ये गढ़वा में आपके पास एक इंसिडेंट हाईलाइट होकर आ गया, इसीलिए आप न्यूज़ 11 के जरिए इनको दिखा रहे हैं। लेकिन न्यूमरस ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि संथाल परगना में हो, चाहे छोटा नागपुर के इलाके में हो, वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे या फिर कोई दूसरा राजनीतिक दल के लोग बोलेंगे कि राजनीति कर रहा है, लेकिन जब लोबिन हेम्ब्रम सत्ता पे रहते हुए सवाल उठाते हैं कि कैसे वहां पे अवैध खनन चल रहा है उनके क्षेत्र में, कैसे चिप्स हो, बालू हो, अवैध ढुलाई यहाँ वहां से संथाल परगना से बिहार और बंगाल जा रहा है, तो सवाल तो खड़ा होता ही है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि एक सत्ता पक्ष का विधायक जब ऐसी आरोप सरकार पे लगाता है और सरकार उसके बाद कुछ नहीं करती है, तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि सरकार के पास वो विलिंगनेस नहीं है काम करने के लिए। वहीं गोड्डा को देखें, वहीं गढ़वा को देखें, दोनों में एक सिमिलरिटी है कि बिहार से इसकी सीमा सटी हुई है।
बिहार से इसकी सीमा सटी होने की वजह से होता है कि उस क्षेत्र में बालू माफिया का वर्चस्व धीरे 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 बढ़ता जाता है, क्योंकि आप उसको चेक नहीं कर पाते हैं। गोड्डा में आज की डेट में मैं आपको बता दूं, और ये हाल गढ़वा का भी होगा, कि हर घर में ट्रैक्टर है, हर घर में ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर का किस्त वो बालू भर भर के देता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप जितनी भी नियम कानून लगा दीजिए, वो ट्रैक्टर नहीं ढोएगा तो वो अपना किस्त नहीं दे पाएगा। जब वो अपना किस्त नहीं दे पाएगा तो स्वाभाविक तौर से उसका ट्रैक्टर उसके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए वो अपनी जान पे खेल कर बिना लाइसेंस के वो बालू का अवैध खनन करता है। इतना तक भी लाजमी है, इसमें भी हम लोग उसको टॉलरेट एक लेवल तक कह सकते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो करनी होती है बालू के माध्यम से, चाहे वो इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या फिर अन्य शौचालय स्कीम हो, तो उतना तक भी क्षम्य हो सकता है। लेकिन जब बड़े बड़े हाईवा, लेकिन जब बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े ट्रक्स उसकी माध्यम से बालू का अवैध खनन होने लग जाता है और वो बिहार बंगाल जाने लग जाता है, समस्या तब से उत्पन्न हो जाती है। वहां पे जब माफिया तत्व को इजी मनी वहां दिखने लग जाता है, समस्या तब से उत्पन्न हो जाती है। ब्लैक मनी का मार्केटिंग जब होने लग जाता है, समस्या उससे उत्पन्न हो जाती है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकल थाने को कॉन्फिडेंस में लेकर बालू माफिया अपना षड्यंत्र रचते हैं। छोटा सा मैं आपको और उदाहरण दूंगा कि मॉडस ऑपरेंडा कैसा है बालू माफियाओं का, कि एसडीएम, मैं गारंटी के साथ ये कहता हूं कि जहां की ये घटना है, एसडीएम जब अपने आवास से बाहर निकलता है तो इसकी सूचना बालू माफिया को पता चल जाती है। सच बात है। जब जिला प्रशासन थाने को क्रॉस करता है, बालू माफिया को इसकी सूचना मिल जाती है। पूरा रेकी इनका चलता है और बकायदा प्रोफेशनल तरीके से हर चौक, हर चौराहे पे रेकी होता है। रेकी के माध्यम से, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन यहाँ पे बालू माफिया हो गए हैं, तो फोन के माध्यम से वो सूचना एक दूसरे को देते रहते हैं। इसीलिए बहुत बार लोग छापेमारी करने जाते हैं तो इंफॉर्मेशन पास आउट हो जाता है और उनको नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन कभी कभी ईमानदार पदाधिकारी, जैसा आपने कहा है कि बिना कोई ताम झाम के जब रेड करने चले जाते हैं तो वहां पर आपको फिर दूध का दूध पानी का पानी दिखता है। हजारों हजार की संख्या में मैं कहूंगा कि ट्रैक्टर यहां से बिहार जाता है और उसको चेक करने के लिए जब एसडीएम जाता है तो उस पर जानलेवा हमला होता है। इसलिए होता है क्योंकि बालू माफिया एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जो उनका खिलाफ करेगा उसको हम कुचल देंगे। और ये एसडीएम के साथ ही घटना नहीं हुई है, ये विधायक होने के नाते मैं भी आपको बताता हूं कि गोड्डा विधानसभा के अंतर्गत जब मैं बालू के रोकने के लिए सड़क पे उतरा था तो मेरे व्हीकल पे भी हमला हुआ था। ये 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात है और तब से लेकर आज तक ये उद्भेदन नहीं हो पाया कि किसने मुझ पर हमला किया था। फोन कॉल्स भी, धमकी भी मुझे कई बार बालू माफियाओं का मिला है, एफआईआर भी बकायदा दर्ज है, लेकिन उसका ट्रेस आउट अभी तक से नहीं हो पाया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया तो इसी प्रकार नीडर तरीके से माफिया अपना जो जाल है वो धीरे 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 पूरे झारखंड में फैला देंगे। और जब ऐसा होगा उस समय पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर पर अगर चीजों को चेक कर लिया जाए, बैलेंस कर दिया जाए, तो आने वाले दिन में सरकार के लिए आसानी होगी। ये तो हो गया उसका मोडस ऑपरेंडा। दूसरा इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो सरकार को भुगतना पड़ रहा है, आज सरकार खजाना खाली है का बहाना कर रही है। राजस्व की क्षति आप समझिए कि करोड़ों में हो रही है पूरे संथाल, पूरे झारखंड में देखा जाए, चाहे अवैध चिप्स हो या फिर बालू हो। मेजर माइनर मिनरल डीएमएफटी का एक अहम हम लोगों के पास राशि स्रोत आता है। मान लीजिए आपके पास मेजर माइनर मिनरल बचेगा ही नहीं, कल की डेट में कोई लीगल तरीके से खनन होगी नहीं, केंद्र सरकार आपको डीएमएफटी की राशि फिर देगी ही नहीं, और उस राशि का जो हम लोग डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते थे वो जब होगा ही नहीं तो स्वाभाविक तौर पर झारखंड फिर 5 साल पीछे और चला जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि लीगल तरीके से बालू हो, मेजर हो, माइनर मिनरल्स हो, सबकी लीगल तरीके से काम करते हुए पुलिस प्रशासन को मजबूत करना चाहिए, पुलिस प्रशासन के हाथों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। और यहां पर मैं आपको एक बात और गारंटी के साथ बताता हूं, बहुत सब जनप्रतिनिधि इस बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे। वो इसलिए इस बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सिंपैथी भी कभी कभी बालू माफियाओं पे रहती है कि वो अपना ट्रैक्टर चलाए। क्योंकि यहां पर वोट बैंक की बात आ गई। वोट बैंक का मतलब ये हो गया कि
मेजॉरिटी ऑफ द ग्रामीण्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से बालू के अवैध खनन में होते हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। जब वोट बैंक की बात आ गई तो जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं आगे की सारी बातों पे फुल स्टॉप भूल जाते हैं। लेकिन अमित मंडल ही एक ऐसा व्यक्ति है जो नामांकन जब 2020 का कर रहा था विधानसभा का, मैंने खुले मन से कहा था कि मुझे बालू माफियाओं का वोट नहीं चाहिए, और आज की डेट में भी मैं बोलता हूं कि अगर कोई बालू माफिया ये सोच के मेरे साथ सटेगा कि मुझे राजनीतिक लाभ मिलेगा, मैं आपके चैनल से ये आपको दावा करता हूं कि ऐसे लोगों मेरे सामने पनप नहीं पाएंगे, भटक नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि मैं 101% अवैध बालू का खुलकर विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मंडल साहब, अमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज सत्र में आपने हिस्सा लिया, बहुत सारे मुद्दे को लेकर के आप लोग सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे, सदन के अंदर भी आप लोग वेल में गए, प्रदर्शन किया, वहाँ पर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, सब चीज़ लोकतंत्र है, सबके पास अधिकार है, आपका अपना तरीका उठाने का। सोमवार को फिर से सत्र होगा, तो क्या मतलब मैं एक्सपेक्ट करूं, जनता एक्सपेक्ट करे कि ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के अमित मंडल फिर से आवाज उठाएंगे? देखिए, क्योंकि आज का डिबेट बालू माफियाओं पे चल रहा है और कहीं ना कहीं रोजगार, स्वरोजगार, कैसे हमारा राजस्व भरा रहे, कैसे हम डेवलपमेंट करें, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट, तेरे सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चलता है। आप देखिए कि आज जो हम लोगों ने सदन में हंगामा किया था वो जेपीएससी के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने हंगामा किया था। सरकार जान रही है कि सीरियल वाइज जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पास हुए हैं। जेपीएससी ने इसको एक वर्ड दिया है, इसको वर्ड क्या दिया है उन्होंने कोर्ट्स में, नेचुरल जस्टिस। ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं भी सिचुएशन नहीं आया है कि नेचुरल जस्टिस के तहत हम लोगों ने 57 अभ्यर्थियों को पास कर दिया और उसके बाद जब सड़क पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया तो उन सब 57 अभ्यर्थियों को फेल घोषित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं रिग्ड तो हुआ है पूरा सिस्टम, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो गलत तरीके से फ्रेम हुआ था उसके कारण त्रुटियां हुई। कहीं ना कहीं ओएमआर शीट को जो उसका असेसमेंट होना चाहिए था वो ऑटोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन असेसमेंट मैनुअली हो गया। और जब मैनुअली किसी चीज का असेसमेंट होता है तो मुझे लगता है कि उसमें गड़बड़ी होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओएमआर का जब एग्जाम होता है, ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम होता है, तो सीरीज वाइज चलता है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4। अब मान लीजिए कि पेपर 1, पेपर 2 में सीरीज ही बदल जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसको मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो मैनुअल इंटरफेरेंस हो जाता है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसको अभी तक से हाईलाइट नहीं किया गया और हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। इतना ही नहीं, इन सब चीज का अगर आप आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं जब कट ऑफ 216 से 260 चला जाता है तो ये दिखाता है कि इसमें बैकडोर एंट्री वैसे लोगों की हुई है जिन्होंने हाई स्कोर किया है। और हाई स्कोर तभी लोग करता है जब वहां पर उनको एन के प्रकार मदद किया जाता है। वैसे अभ्यर्थी पास हो जाते हैं जिनका ओएमआर शीट ही नहीं मिलता है। तो ये सब जेपीएससी का मुद्दा है और इस जेपीएससी के मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने सदन में अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया। जेपी पटेल की बात नहीं सुनी गई, उनको बेल से बाहर निकाल दिया गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार बनता है युवाओं के हित की बात करने के लिए। और जब तक युवाओं की हित की बात सदन के अंदर नहीं होगी, जब तक हम लोगों के कार्य स्थगन को पढ़ा नहीं जाएगा, जब तक हम लोगों के ध्यानाकर्षण को नहीं पढ़ा जाएगा, जब तक हम लोगों के क्वेश्चंस का जवाब सही तरीके से नहीं दिया जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मंडे हो और उसके बाद का जो अवधि होगा हम लोग हर दिन विधानसभा को बाधित करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि देखिए जेपीएससी का मुद्दा और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आप लोग हंगामा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। ये मुद्दे वो हैं जो आपके सामने आएगा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी पिछले 5 दिनों के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमने सिर्फ पलामू प्रमंडल में 500 करोड़ से ज्यादा का धान घोटाला दिखाया। हमने दिखाया कि मतलब किसान जो हैं वो किस तरीके से ठगे जा रहे हैं, किसान जो हैं ही नहीं वो किसान बनके और धान बेच दे रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपए, और ऐसे लोग टिकट की उम्मीद करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे पांकी विधानसभा से। पहला हमने कल गढ़वा में दिखाया कि भवनाथपुर में एफसीआई के गोदाम में 750 क्विंटल चीनी वो 2018 से पड़ा हुआ और वो सड़ रहा है, और अब जब हमने खबर दिखाई है तो वहां चीनी वो गरीबों में बांटा जा रहा है, ठीक है। आज हम ये बालू की खबर दिखा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इन तमाम खबरों को जो आम लोगों से जुड़ी हुई खबरें हैं अमित भाई, सवाल ये है कि मतलब आखिर इस पर ठीक है पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष सारी चीजें हैं, सवाल ये है कि काम सरकार को करना है, ध्यान आप लोगों को दिलाना है।
लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूं, बहुत बहुत मतलब ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे जेपीएससी रोजगार की तरह, बाकी किसानों से जुड़ा मुद्दा इसको भी प्रमुखता से उठाना चाहिए, बालू का मुद्दा इसको, तो कुछ मुद्दों को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग भूल जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग कोई मुद्दों को भूल नहीं रहे हैं। जितनी बातों का आपने उल्लेख किया है, ये हम लोग के विधायक दल की बैठक में भी हम लोगों ने इस चीज को चर्चा की थी। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जेपीएससी का है। आपको याद होगा कि जिस जेपीएससी की वजह से, 6 जेपीएससी की वजह से पूरे सदन को बाधित किया गया था, 4th विधानसभा, आज जैसे ही सरकार बनती है तो सबसे पहला रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है 6 जेपीएससी का। सरकार को जगाने के लिए मुझे ऐसा लगता है फोकस्ड तरीके से एक सब्जेक्ट में बार बार चोट करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जामताड़ा से विधायक हैं, आपके सदन में आपके साथ भी काफी रहते हैं। इरफान भाई, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। इरफान भाई, एसडीओ बंशीधर नगर के कह रहे हैं कि भाई देखिए, बहुत पावरफुल है बालू माफिया, मुझे मारने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं कि कितने पावरफुल है बालू माफिया? एक आईएएस अधिकारी ऐसा कह रहा है, उन्हें कुचलने की कोशिश की है बालू माफियाओं ने। इरफान अंसारी, चूंकि सत्ता में आप सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल के साथ आप गठबंधन में हैं, आप भी सत्ता में हैं, तो कैसे देखते हैं इरफान अंसारी विधायक कांग्रेस के इस पूरे मसले को? संज्ञान में आया है, मामला संज्ञान में आया है। और अगर बालू माफिया ने अगर एसडीओ को धमकी दिया है या जान मारने की धमकी दिया है, कुचलने का प्रयास किया है, तो हम लोग देख रहे हैं, जांच करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित तौर पर कोई भी माफिया हो, इस राज्य में भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई माफिया है तो हमारी सरकार के बहुत लंबे हाथ हैं, वो पकड़े जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, झारखंड बने 21 साल हो गया और 18 साल भाजपा ने राज किया, चारों ओर माफिया पैदा किया, जनता का शोषण किया, अच्छे लोग पैदा नहीं किया इन लोगों ने, और इसका परिणाम है कि हम लोग भुगत रहे हैं। तो जो भी मैं कहना चाहता हूं, जो गलत करेगा, हमारी सरकार है। हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, आप देख रहे होंगे कि विगत 2 सालों में आज जिस प्रकार झारखंड जा रहा है, हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में या कार्यकर्ताओं में खुशी नहीं है, लेकिन झारखंड के 3.5 करोड़ जनता में हेमंत सोरेन सरकार के लिए झारखंड की जनता से जुड़े 4 मामले मैं आपको बता दे रहा हूं। 4 मामले सिर्फ आप चूंकि विधायक हैं, आपके संज्ञान में यह रहना जरूरी है। मैं 4-5 पॉइंट सिर्फ बता रहा हूं। देखिए, आप न्यूज़ 11 भारत देखते होंगे तो आपको पता होगा कि पलामू प्रमंडल में हमने 500 करोड़ से ज्यादा के धान घोटाले का उद्भेदन किया, खुलासा किया। आपको सारी बातें पता है, ठीक है? आज की बात मैं बताता हूं आपको। गिरिडीह में एक आदमी जून में मर गया है और उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आया है कि दिसंबर में उसको कोविशील्ड का 2nd डोज मिला है। कोडरमा की हमने कल तस्वीर दिखाई थी कि अस्पताल पीएचसी सदर वहां का है, पीएचसी जो है उसमें 4 बेड की क्षमता है और 52 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन करवा के और जमीन पर ऐसे ही लेटा दिया गया है, एक भी स्ट्रेचर नहीं है, ठीक है? खाद्य आपूर्ति हो ही गया, स्वास्थ्य हो ही गया। बालू माफिया किस कदर बेखौफ है कि एसडीओ को ही कुचल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आम जनता से जुड़े हुए मामले हैं इरफान भाई। देखिए, जी बिल्कुल आपने कहा, हमें याद है आपने धान माफियाओं के बारे में कहा था, धान का मामला आप लोगों ने उठाया था, तो ये बातें सरकार के संज्ञान में आ गई है और आज सरकार की जांच चल रही है, रिपोर्ट भी जल्द से जल्द आ जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। दूसरी बात है बालू माफिया, तो इस राज्य में कोयला माफिया भी है, बालू माफिया भी है, लोहा माफिया भी है, लेकिन देन किसकी है? किसी ने झारखंड के प्रति ईमानदारी से नहीं सोचा। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी से, हम लोग सरकार में हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग गांव जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, गांव में जो मैं दुर्दशा देख रहा हूं, ये लोग जो भाजपा के लोग हैं, इनको झारखंड से मतलब नहीं है, यहाँ के संसाधनों से मतलब है। कोयला, लोहा, पानी, बिजली, यही इन्हीं से मतलब है इनको। जिस दिन कोयला खत्म हो जाएगा, भाजपा अपने आप समाप्त कर देगी, झारखंड छोड़ देगा ये लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो भी है, जो भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि अमित जी आपकी बात पर देखिए मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इरफान अंसारी काफी लर्नेड विधायक हैं, कई चीजों पे अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के भी विधायक हैं और कांग्रेस ने कई घोषणाएं की थी अपने मैनिफेस्टो में।
आपने अभिषेक जी अमित जिन जी हमारे छोटे जिन भाई चीजों हैं। की बात की है वो वन ऑफ हो सकता है कि कहीं पे स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, कहीं पे धान क्रय नहीं हुआ है, लेकिन इन टोटलिटी बहुत सब चीजें हैं जिसपे मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। हर जिले में आप देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से 1 महीने का चावल अनाज जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिएगा गायब हो चुका। हर प्रखंड में ये हिस्सा है, चाहे वो जामताड़ा हो, गोड्डा हो, और झारखंड के कई जगहों पे ऐसा हुआ कि 1 महीने का चावल ही सरकार गायब कर दी है। मुद्दा क्या है कि कमीशन खोरी की वजह से थोड़ा थोड़ा कटते 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 1 महीने का पूरा एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं। एक मिनट इरफान जी, एक हल्का सा पॉइंट है, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको समय दूंगा। तो आप देखिए कि हर प्रदेश में 1 महीने का चावल कट चुका है। ये विधानसभा में मैंने क्वेश्चन भी डाला था, ये बहुत बड़ा घोटाला है जो हो रहा है पूरे राज्य में। उसके बाद आपने कहा था धान क्रय का पैसा हम लोग देंगे, आज तक धान क्रय का पैसा नहीं दे पाई है सरकार। आपने कहा था ऋण माफी कर देंगे, आज तक ऋण माफी नहीं हुआ है 100% लोगों का। आप आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन जो भी आवेदन आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है, वो कूड़े में, डस्टबिन में चला जा रहा है। आपने कई ऐसी घोषणाएं की थी जिसका आज लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और कांग्रेस के इरफान अंसारी जी से मैं बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बालू माफिया, अगर आपको लगता है कि कोयला माफिया भाजपा की देन है, तो आप ऑन एयर इस चीज को बोलिए कम से कम कि मैं खुलकर बालू माफिया का विरोध करता हूं, मैं इल्लीगल ट्रैक्टर चलाने वाले का खुलकर विरोध करता हूं, और जो ग्रामीण इस पे संलिप्त होंगे उस पे एफआईआर सरकार कराए, ऐसी मैं सोच रखता हूं, मंशा रखता हूं। तब मुझे ऐसा लगेगा आप सही मायने में बालू माफिया हो या कोयला माफिया हो को लेके गंभीर है। इरफान भाई बोलिए कि क्या आप बालू माफिया के खिलाफ हैं, हाँ या ना? जो संलिप्त है, जो बालू के इस काले धंधे में जो संलिप्त हैं, क्या आप उनके खिलाफ हैं, हाँ या ना? देखिए कोई भी काले धंधे में संलिप्त होगा मैं उसके खिलाफ रहूंगा। बालू माफियाओं ने जो गलत किया है ये बर्दाश्त के बाहर है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सदन में ये बात आएगी। और मैं अमित जी को कहूंगा सदन को चलने दीजिए, ताकि जब तक सदन आप लोग नहीं दीजिएगा चलने तो सारी बातें कैसे आएगी। अभी ये बता रहे धान क्रय में घोटाला हो रहा है, धान क्रय में जो मामले हैं, और भी जो पेंशन जो सरकार चला रही है ग्रामीणों के बीच हम लोग जा रहे हैं, गरीब लोगों का पेंशन का फॉर्म हम लोग ले रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं पेपरलेस हमारी सरकार है, हाईटेक सरकार है हमारी। ऑनलाइन देखिए, आप ऑनलाइन में देखिए, गरीब आदमी मिलेगा आपको। अमित जी थोड़ा देखिए, आप एक अच्छे, हमें लगता है कि भाजपा में अच्छे विधायक हैं, भानु वगैरह की तरह मैं आपको तुलना नहीं करता हूं, आप एक पढ़े लिखे विधायक हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आपके साथ डिबेट होता है, आप जो बातें कहते हैं मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाजपा की जो नीतियां हैं उनके काले जो कारनामे हैं वो झारखंड के लोग सफर कर रहे हैं। हमारे बादल जी कृषि विभाग आप देखे होंगे, जो हम लोगों ने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, एक प्रयास है, ये बात सही है कि सब शुरुआत तो हमने किया, 50-50 हजार रुपया हम लोगों ने माफ कराया, लोगों में खुशी है। लेकिन अब आप कहेंगे पूरा माफ करा दो, अरे भाई काम तो कर रहे हैं, काम तो करने दीजिए, सपोर्ट तो कीजिए, हो सकता है पैसा आएगा और भी हम लोग माफ करेंगे। हर क्षेत्र में वही हाल है। स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट यही मुझे बोलने दीजिए। स्वास्थ्य विभाग की जहां तक रही बात, हेल्थ डिपार्टमेंट का थोड़ा त्रुटि है इसमें, मैं रियलाइज करता हूँ कि कुछ है इसमें, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे बन्ना गुप्ता जी से मैं कहूंगा कि आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं और एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात है, कोरोना में आपने देखा होगा, आज मेरा क्वेश्चन था, आज इतना बड़ा मेरा क्वेश्चन था, एक मिनट सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए, आज इतना बड़ा मेरा क्वेश्चन था, कोरोना से कितने लोगों की जान गई, हम लोगों ने एक लोगों की जान बचाई, हम लोगों ने भाजपा के लोगों का जान बचाया हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने। और जब मैं कोरोना का क्वेश्चन ला रहा हूं तो जो एक इंजेक्शन का दाम रेमडेसिविर जो ब्लैक में मिल रहा था, लोग जमीन जो बेच के रेमडेसिविर लिए कि हमारा जो कोरोना में जो ग्रसित है उनका हम लोग जान बचाए। ये मामला हम सदन में लाए थे, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन कोई लेना देना नहीं है इसको। सुनिए मैं बता रहा हूँ, आज हम आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप स्वास्थ्य पे बोल रहे हैं, बस मैं हमने कहा कि 4-4 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया हमारे जो कोरोना मरीज जो मारे गए उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग हंस रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, क्या जनता इनको माफ करेगी क्या? सरकार इसलिए मैं कहना चाहूँ भाजपा का आप बस इरफान जी इतना बताइए कि सरकार आज जो खून का व्यापार कर रही है, जो सरचार्ज खून पर लगा दी है, वैसे नीति का आप समर्थन करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आपने
क्या अपने स्तर पर काम किया है कि खून का सरचार्ज माफ हो जाए? आप बस इतना सा मेरे सवाल का जवाब दें। इरफान जी जवाब दे दीजिए। नहीं देखिए, मेरी वार्ता मंत्री जी से मेरी हुई थी। बन्ना गुप्ता जी को मैंने कहा था कि हो सकता है कि पदाधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। खून हम लोग नहीं बेचते हैं, खून दान महादान होता है। बीइंग डॉक्टर, आई एम ऑल्सो एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, तो हम जानते हैं कि खून की क्या वैल्यू है, खून की क्या जरूरत है। और जब आदमी मरीज अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जब उनको खून की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहाँ कहाँ भटकता है, कौन खून देता है, तो कम से कम खून का सौदा ना करे। तो हमारी बातों को मंत्री जी ने गंभीरता पूर्वक लिया है और उन्होंने कहा कि मैंने खून नहीं बेचा है, कुछ चार्जेस लगाया है। तो चार्जेस लगाया है, भाजपा वाले को मुद्दा चाहिए। अब भाजपा वाले ने कहा कि नहीं, खून बेच रही है सरकार। अरे खून क्यों बेचेगी? अमित जी मेरी बात सुनिए। 50 रुपया इरफान भाई। इरफान जी, सरचार्ज 50-60 रुपए नहीं, 1000 रुपया है उसमें। दूसरी बात इरफान जी, आप मुखर हैं, आप मुखर हैं चीजों को लेकर। आपने वार्ता की, लेकिन उसका फल क्या निकल के आया? क्या उसको बेवत किया गया? क्या सरकार ने उस पॉलिसी को हटाया? मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस चीज पे भी गंभीर है। अमित जी, खून का सरचार्ज वगैरह जो आप बातें आ रही है, मैं ये कहूंगा हम लोग खून देते हैं। जिस दिन भाजपा वाले खून देंगे गरीब को, सरचार्ज माफ हो जाएगा। बात समझ लीजिए मेरे, ऐसा नहीं है। कम से कम गरीब के प्रति आप लोग संवेदनशील बनिए। आज सदन चल रहा है, मात्र एक हफ्ता का सदन है। देखिए आज ये जेपीएससी में सुन लीजिए, जेपीएससी के मामले में ये लोग कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी जी, सुन लीजिए, बाबूलाल मरांडी जेपीएससी का घोटाला का जन्मदाता है। उस समय में एक शिक्षा मंत्री हुआ करता था, वो हेडमास्टर था, पूरा बर्बाद कर दिया झारखंड को, झारखंड के युवाओं को भविष्य को बेच दिया है भाजपा के लोगों ने। आज हमसे बात करें, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, ये घर की बात है। जेपीएससी का दाता है एक शिक्षा मंत्री, तो अभी कांग्रेस में भी हमने सुना है ऐसा। जो शिक्षा मंत्री की आप बात कर रहे हैं, उस समय वो कांग्रेस में उपनेता है, वो आपके दल के और आपके पड़ोसी हैं, और आपका भी सम्मान वो करते हैं, आप भी उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज की डेट में अगर जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई है तो इसको एक्नॉलेज कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, सच है बोलना चाहिए, इसको ठीक कीजिए। जो सच है, आप इस चीज को ठीक कैसे करेंगे, इससे आप चिंता नहीं कर रहे हैं। आपसे जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वो अलग बात है कि आपको नहीं पता, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलती हुई है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए और ठीक कीजिए, इसी में चतुराई है। मैं आपके साथ हूँ अमित जी, सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं आपके साथ हूँ। मैं कह रहा हूँ, बाबूलाल मरांडी की दो बेटियां जेपीएससी में टॉपर हो गई। सुदेश में तो आज उठा रहे थे आवाज, जेपीएससी में घोटाला हुआ, उनका भाई डीएसपी है। बहुत से एक से एक लोग कारनामे हैं। कौन है? क्या करना है वो तो आप एमडी डॉक्टर बन गए इरफान जी, आप एमडी बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आपने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, तो इसमें हम लोग दोषी तो नहीं कह सकते कि आप, क्योंकि आपके फादर सांसद रहे, मंत्री रहे, तो आप कैसे डॉक्टर बन गए। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब सीरियल वाइज, मेरे पास समय कम है। अमित भाई एक फाइनल कमेंट बताइए कि क्या संसद में, क्या सदन में, माफ कीजिएगा, सदन में बालू माफिया का ये मुद्दा गूंजेगा? अमित जी, मेरा तो क्वेश्चन बार क्वेश्चन रहता है बालू माफिया को, इस बार भी मैंने क्वेश्चन डाला है, मतलब और हम लोग करेंगे ही करेंगे। चलिए इरफान भाई, क्या आपकी तरफ से भी ये गूंजने वाला है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बालू माफिया, कोयला माफिया और जो माफिया है, सरकार दबिश लगाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत शुक्रिया अमित मंडल साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने अपना वक्त दिया। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भैया देखिए, जो गलत है उस गलत के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं गलत के खिलाफ इस आवाज में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।